हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग या G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक। ठीक है, तो ये अभिषेक श्रीवास्तव सर, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र एन अकेडमी, और ये ट्रू एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप नंबर। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग जुड़ें और ग्रुप का फ़ायदा लें। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये हाल में डिस्कशन में या चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ साथ जो यूएस और रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स, यूएस और रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, तो वहाँ पर ये मीटिंग करी। और इसके साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ साथ जो अन्य देशों के उनके समकक्ष हैं उनके साथ ये बैठक हुई। तो इस बैठक का जो विषय है या थीम था वो था एक साथ अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया का निर्माण। ठीक है, तो ये इसका मुख्य विषय था। ठीक है, तो अब यहाँ पर G20 बैठक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें तो G20 की जो मीटिंग हुई उसमें सबसे पहली जो चीज़ आई वो यहाँ पर आई इंडिया एंड चाइना। तो भारत और चीन के बीच में जो ये हुई उसमें हमें देखना होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर से बात की, और साथ ही साथ पूर्वी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC है उस पर सभी डिस्प्यूटेड मैटर्स, जितने भी विवादित मामले हैं उन पर जल्दी से जल्दी उसका क्लियरेंस करने का जो है वो आह्वान किया। और इसके साथ कुछ टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर ध्यान आकर्षित करते हुए विदेश मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति की बहाल करने के लिए शेष सभी क्षेत्रों से सैनिकों की तेजी से वापसी की आवश्यकता को दोहराया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी ज़रूरत है इसकी आवश्यकता को दोहराया गया। साथ ही साथ दोनों ही देशों के मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों ही पक्षों के सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो सैन्य और जो भी राजनयिक अधिकारी हैं इनका नियमित संपर्क जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ जल्द से जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर के आयोजन को लेकर उन्होंने आशा भी व्यक्त की। चीन ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान इस साल का जो ब्रिक्स 2022 का समिट हुआ था इसमें भारत के समर्थन की सराहना की, और भारत का जो आगामी G20 एवं SCO का जो अध्यक्ष पद है उसके लिए चीन के समर्थन को भी आश्वासन दिया। तो इसके साथ चर्चा के कुछ अन्य क्षेत्र थे, तो वो अदर एरियाज ऑफ डिस्कशन में हम देखें तो बैठक ने जो G20 समूह के भीतर जो उभरते हुए मतभेद थे या जो इमर्जिंग डिसरप्शंस हम कह सकते हैं, तो उनका एक संकेत दिया, क्योंकि रशिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर यूरोप और बाकी दुनिया को सस्ते ऊर्जा स्रोतों को छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। तो यहाँ पर रशिया जो है वो अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। ठीक है, और वहीं पर अमेरिका ने रूस को वैश्विक खाद्य असुरक्षा के लिए भी दोषी ठहराया। तो अमेरिका भी इसके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो अमेरिका का जो आरोप है वो ग्लोबल
फूड इनसिक्योरिटी के रूप में आया। तो G20 जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी 20 आर्थिक शक्तियां शामिल हैं, इनको वैश्विक आर्थिक मामलों पर एक जनादेश या मैंडेट प्राप्त है। लेकिन बाली में विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिमी सदस्यों के बीच रूस की आलोचना या रूस का जो विरोध है वो यहाँ पर प्रमुख मुद्दा रहा। ठीक है, यूक्रेन युद्ध और उसके आर्थिक नतीजे वैश्विक समूह के रैंकों के भीतर विभाजन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें रूस विरोधी ब्लॉक बनाया जा रहा है। और इस रूस विरोधी ब्लॉक में हम देखें तो यहाँ पर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो इतने देश जो हैं वो रूस विरोधी ब्लॉक बना रहे हैं। जबकि बाकी देशों को हम देखें तो बाकी देश यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। ठीक है, तो शेष देशों का जो रुख है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो सतर्कतापूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग देशों का अलग अलग यहाँ पर रुख हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर G20 समूह को हम समझें तो G20 समूह का सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय देखें तो ये 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक इनफॉर्मल ग्रुप है या एक अनौपचारिक समूह है। और इसकी स्थापना जो है वो 1999 में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। G20 के जो सदस्य देश हैं उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, इंडिया, अमेरिका, यूके, टर्की, है ना, ये काफ़ी सारे देश इसमें शामिल थे। नाइजीरिया जो था वो 20वां सदस्य या 20th मेंबर बनने वाला था, लेकिन उस समय वहाँ की जो राजनीतिक समस्याएं थीं उसके कारण अंतिम समय में उसे इस विचार को त्यागना पड़ा। G20 समूह में जो विश्व की उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं और इसमें दुनिया की जो आबादी है, पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा G20 में शामिल है। क्योंकि भारत और चीन जो हैं वो विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, तो इसमें भारत और चीन दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, अमेरिका, इन सारे देशों को हम मिला लें तो इनकी जो जनसंख्या है वो विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा है। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है कि G20 की कार्यप्रणाली किस प्रकार की है। तो पहले तो हम देखें कि इनका कोई हेड ऑफिस या कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। साथ ही साथ इनका जो सेक्रेटेरिएट या इनका सचिवालय है वो हर साल रोटेट होता रहता है, मतलब सदस्य देशों के बीच में रोटेशन चलता रहता है। और इन सदस्यों को 5 ग्रुप्स में, जो ये 20 सदस्य हैं, इनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। और सेकंड ग्रुप में इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया के साथ में रशिया है, इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के साथ टर्की है। ठीक है, तो ये 4 देश जो हैं, ये 3 देश जो हैं वो भारत के साथ हैं। और G20 का जो एजेंडा है, जो अभी भी वित्त मंत्रियों और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, उसको शेरपा की जो प्रणाली है, या हम इसको कह सकते हैं कि जो शेरपा सिस्टम है उसके द्वारा अंतिम रूप या फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, और ये जो शेरपा हैं ये G20 के नेताओं के विशेष दूत होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल एम्बेसडर्स हम इनको कह सकते हैं। वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं वो G20 शेरपा हैं। तो आज के समय में यदि हम देखें तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर
ऑफ इंडिया। ठीक है, G20 की एक अन्य विशेषता क्या है? ट्रोइका मीटिंग्स। तो ट्रोइका मीटिंग्स क्या है? इसमें बेसिकली जो है वो 3 टाइप के देश होते हैं, जिसमें पिछले वर्ष किसके पास अध्यक्षता थी, वर्तमान वर्ष में या प्रेजेंट ईयर में किसके पास अध्यक्षता है, और अगले वर्ष में किसके पास अध्यक्षता होगी। तो वर्तमान में हम यदि ट्रोइका में देखें तो इटली, जहां पर समिट हुआ था 2021 में, वर्तमान में इंडोनेशिया में हुआ, और अगला जो है वो इंडिया में होना है। तो वर्तमान में जो ट्रोइका मीटिंग्स हैं उसमें ये 3 देश शामिल हैं। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर आती है डेवलपमेंट ऑफ G20 या G20 का विकास। तो G20 के विकास में हम देखें तो यहाँ पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या वैश्विक वित्तीय संकट जो आया, ये आया था 2007 और 8 में, और इसने प्रमुख इसका जो संकट था वो प्रबंधन और समन्वय निकाय के रूप में G20 की प्रतिष्ठा को इसने मजबूत किया। 2008 में अमेरिका ने G20 की अध्यक्षता की थी, और अमेरिका ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को राष्ट्राध्यक्षों या उनके हेड तक बढ़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ, और वाशिंगटन डीसी, लंदन एंड पिट्सबर्ग, ठीक है, इनमें जो भी शिखर सम्मेलन हुए, इनमें कुछ सबसे अच्छे वैश्विक सुधारों के लिए एक परिदृश्य को तैयार किया गया। इसमें कर चोरी या टैक्स का जो इवेशन होता है और उससे निपटने के प्रयास में राज्यों को ब्लैकलिस्ट करना, हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर सख्त नियंत्रण का प्रावधान करना, वित्तीय स्थिरता बोर्ड को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रभावी पर्यवेक्षी और निगरानी निकाय बनाना, असफल बैंकों के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव करना, सदस्यों को व्यापार आदि में नए अवरोध लगाने से रोकना आदि इसमें शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर कोविड-19 की जब दस्तक हुई या कोविड-19 का जो प्रवेश हुआ, उसके कारण G20 अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका था और G20 के मूल लक्ष्य की ओर ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। G20 ने जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, असमानता, कृषि प्रवास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद का वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, विद्यमान प्रौद्योगिकियों जैसे मुद्दों को शामिल करना, और इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने एजेंडा को विस्तृत किया और फिर से अपने आप को स्थापित किया। अब हाल के दिनों में हम देखें तो G20 के सदस्यों ने महामारी के बाद अपनी सारी कमिटमेंट्स को पूरा कर लिया है, लेकिन यदि हम वैश्विक संदर्भ में देखें तो ये प्रतिबद्धताएं अभी भी काफ़ी कम हैं। अक्टूबर 2020 में रियाद का शिखर सम्मेलन हुआ था और रियाद समिट में इन्होंने 4 पिलर्स, ठीक है, तो ये 4 पिलर्स को हम देखें तो पहला पिलर आता है यहाँ पर महामारी से लड़ना, दूसरा पिलर आ रहा है यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा। तीसरी स्थिति यहाँ पर आती है जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधान को संबोधित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधान इनको संबोधित करना, और चौथी चीज आती है वैश्विक सहयोग बढ़ाना। ठीक है, तो वैश्विक सहयोग बढ़ाने को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। वर्ष 2021 में इटली में जो समिट हुआ था, इसने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत विकास, है ना, अफ्रीका में स्थितियां काफ़ी ख़राब हैं और अफ्रीका में जो सतत विकास के लक्ष्य हैं इनको बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की थी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की तैयारी क्या है या इंडियाज़ प्रिपरेशन फॉर G20 प्रेसिडेंसी। तो भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में
दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ रेज्ड बाय इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन। ठीक है, मतलब इसकी शुरुआत से ही हम इसका देख रहे हैं कि भारत ने इस तरीके के मुद्दों को उठाया है। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी दर में वृद्धि और गरीबी के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना काफ़ी मुश्किल है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले, इंडिया और फ्रांस का नेतृत्व वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको कहते हैं, इसकी सफलता को लेकर भारत की जो नेतृत्वकारी भूमिका है उसमें अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में विश्व स्तर पर काफ़ी ख्याति या प्रशंसा को प्राप्त किया है। इसके बाद भारत की जो अगली पहल है वो आती है आत्मनिर्भर भारत के रूप में, और आत्मनिर्भर भारत पहल के दृष्टिकोण से वैश्विक प्रतिमान में नए भारत के लिए एक परिवर्तनकारी भूमिका की उम्मीद है, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्तंभ के रूप में उभरेगा। ठीक है, अगली चीज यहां पर आती है कि आपदा रोधी जो अवसंरचना है, जिसको हम डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उनके लिए भारत का एक प्रयास है जिसमें अन्य देशों के अलावा G20 के 9 देश यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें 9 कंट्रीज शामिल हुए हैं। वैश्विक विकास प्रक्रिया में नेतृत्व का ये नया आयाम प्रदान करेगा। तो अब यहाँ पर अगली चीज आती है G20 के समक्ष चुनौतियाँ या चैलेंजेस बिफोर G20। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज आती है वैश्विक या ग्लोबल, और उसमें आती है हितों का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हितों का ध्रुवीकरण में हम देखें तो नवंबर 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है, और अमेरिका पहले से ही रूस के राष्ट्रपति को आमंत्रित ना करने की मांग कर चुका है, और उसका कहना है कि यदि इनको बुलाया गया तो अमेरिका और यूरोपीय देश उनके अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ साथ चीन की जो रणनीतिक वृद्धि या स्ट्रेटजिक एक्सपेंशन जो है वो भी यहाँ पर देखने लायक है। इसके साथ साथ नाटो का विस्तार, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जॉर्जिया और क्रीमिया, इनमें रूस की जो क्षेत्रीय आक्रामकता है, रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता, और अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसने वैश्विक प्राथमिकताओं को काफ़ी बदल दिया है। और अब वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो अब एक कूल वर्ड या एक आदर्श शब्द जो है वो नहीं रह गया है। ठीक है, और बहुपक्षीय संगठनों के पास विश्वसनीयता का संकट है, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने G7, G20, फिर इसके बाद ब्रिक्स के बाद P5, है ना, और अन्य पर हम देखें तो G0 को चुना गया है। अब ये जो G0 है, इसको एक राजनीतिक टिप्पणीकार हैं जिनका नाम है इयान ब्रेमर। ठीक है, तो इयान ब्रेमर ने इस शब्द को गढ़ा है, और इसमें ये कहा है कि हर राष्ट्र को स्वयं के लिए निरूपित करने के लिए इस शब्द को गढ़ा गया है। इसका मतलब ये है कि हर राष्ट्र को स्वयं अपना विकास करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अन्य चुनौतियां हैं, उसको हम देखें तो पहली चीज आती है इंटरनेशनल फाइनेंस या अंतर्राष्ट्रीय वित्त। ठीक है, तो हाल ही में IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2021 में जो औसत उभरता हुआ बाजार और मध्यम आय वाले देश हैं, इनका डेट टू जीडीपी रेशियो
ये लगभग 60% के आसपास जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी या समष्टि आर्थिक नीति। ठीक है, ये क्या है? युद्ध की वजह से जो सप्लाई में कमी हुई उसने विशेष रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया है। अगली चीज यहां पर आती है वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री। ठीक है, इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच के कारण महामारी से उबरना काफ़ी हद तक कठिन रहा है। अगली चुनौती आती है डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में, और रशिया यूक्रेन का वॉर जो है इसने क्रिप्टो करेंसीज का अवैध उपयोग या इलीगल यूज और साथ ही साथ वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर जो इसका प्रभाव है उसके बारे में चिंताओं को फिर से जन्म दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस फॉर इंडिया या भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चुनौतियों में पहली बात आती है कि भारत के लिए G20 की चुनौतियां ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक अगले नवंबर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के साथ उत्पन्न होंगी, और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 शेरपा और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला को G20 का कन्वीनर या समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सो नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 शेरपा के रूप में और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला को यहाँ पर कन्वीनर या समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 100 तैयारी बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके कारण भारत के पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष को देखते हुए जम्मू कश्मीर में G20 का शिखर सम्मेलन या मंत्रिस्तरीय आयोजित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर एक का डिस्प्यूट या विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि भारत के लिए बड़ी चुनौतियां G20 के विचार की रक्षा के संदर्भ में इंडोनेशिया की सहायता करना और जो भू राजनीतिक मतभेद हैं उसके कारण इसे विखंडन से बचाने की होगी, जहां पर एक ही कमरे में एक साथ बैठकर नेता एक दूसरे की बात सुनने से कतराते हैं। तो अब इस संदर्भ में पॉसिबिलिटीज या आगे की जो राह है वो क्या हो सकती है, तो यहाँ पर हम देखें तो G20 को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF, OECD, WHO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो IMF, OECD, वर्ल्ड बैंक, इसके बाद WTO के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए और उन्हें प्रगति की निगरानी का कार्य भी सौंपना चाहिए। सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए व्यक्तिगत हितों पर वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूक्रेन रूस संघर्ष और रूस एवं पश्चिम के बीच मतभेद जो हैं उनको हल करना चाहिए, और इस मुद्दे को हल करने के लिए डिप्लोमेसी या कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत को आक्रामक व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों, अंतर्देशीय संघर्षों एवं वैश्विक शांति एवं सहयोग की वकालत जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। तो G20 का जो 2023 का समिट होगा उस पर भी भारत को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि इससे प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए G20 से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद भारत और अंतर्राष्ट्रीय समूह, इनसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम मेंस का देखें तो मेंस में आ जाती है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी या भारत की विदेश नीति,
इसके बाद विदेश नीति में G20 का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ G20, इम्पोर्टेंस ऑफ G20 इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समूहों पर वैश्विक घटनाओं की चुनौतियां, वैश्विक घटनाओं की चुनौतियां। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसको आप यह टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।